ये कहानी शुरू होती है साउथ जॉर्डन के दूर दराज रेगिस्तान से और साल होता है सन 1916। ये वो वक्त था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का कहर अपने पीक पर था। यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम थीब है। उसके पास एक गधा भी है। वो अपने बड़े भाई हुसैन के साथ इसी भीड़ में रहता है। इनके माँ बाप काफी पहले ही गुजर गए। ये दोनों भाई हुवाई ट्राइब से हैं, जिसे बीडू ट्राइब भी कहते हैं। बीडू एक नोमैडिक अरब ट्राइब है जो कि अराबियन पेनिनसुला के डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। दरअसल नोमैडिक उनको कहा जाता है जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। ये सालों साल इसी भीड़ रेगिस्तान में अपने सफर पर रहते हैं। इनका असली काम होता है पिलग्रिम्स को उनकी मंजिल पर पहुंचाना, क्योंकि इन्हें रास्तों की अच्छे से जानकारी होती है। इनके पास 2 ऊंट भी होते हैं और एक राइफल भी। टाइम मिलने पर कभी कभी हुसैन थीब को निशाना लगाना भी सिखाता है। दरअसल वो थीब से बहुत प्यार करता है। उसके माँ बाप के जाने के बाद एक वही उसका सब कुछ है। यहाँ पर कैंप लगाकर कुछ और भी नोमैडिक शेख्स होते हैं जो रात बताने के लिए आपस में जुआ खेल रहे होते हैं। उसी रात कैंप में 2 लोग और आते हैं। ये दोनों भी मुसाफिर हैं। इनमें से एक शेख और दूसरा एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है। इस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम एडवर्ड है। दरअसल इन दोनों को अरब रिवॉर्ड ग्रुप से मिलना है। वो शेख जो ब्रिटिश ऑफिसर के साथ होता है वो अपना नाम मर्जी बताता है, जो कि एडवर्ड को गाइड करके अरब रिवॉर्ड ग्रुप के पास ले जा रहा है। थीब ने आज से पहले किसी भी गोरे को नहीं देखा होता, क्योंकि वो ब्रिटिश से दिखने में सबसे अलग होता है। उसके रंग से लेके उसके कपड़ों तक वो यहाँ के लोगों से बहुत ही अलग होता है। साथ ही उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पर मर्जी और एडवर्ड की काफी खातिरदारी की जाती है। थीब बार बार एडवर्ड की तरफ देखता है क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस होता है। इसके बाद ये रात को इन दोनों मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं, पर एडवर्ड को शायद खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद थीब उसके हाथ धुलवाता है। रात को मर्जी थीब के बारे में एक आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि थीब के फादर काफी पहले ही गुजर गए, जो कि इस कबीले को लीड करते थे। यहाँ पर एडवर्ड शेख को सिगरेट ऑफर करता है। थीब बार बार अपने भाई हुसैन से पूछता है कि आखिर उसे एडवर्ड ने क्या कहा और ये किस तरह की लैंग्वेज है जो ये बोल रहा है। रात को थीब सोए हुए एडवर्ड को देखने लगता है। दरअसल रेगिस्तान में रात को ठंड बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वो काफी लंबी सांसें ले रहा होता है। अगली सुबह थीब अपने हाथों में आईना पकड़े हुए एडवर्ड को देखता है। वो एडवर्ड से पूछता है कि क्या तुम कोई राजकुमार हो, पर एडवर्ड को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पर थीब उसकी रखी हुई चीजों को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक पास ही में रखी हुई संदूक पर पड़ती है और वो उसे देखने लगता है। अब इससे पहले कि थीब उस संदूक को खोलता, तभी एडवर्ड उस पर चिल्लाता है और उससे संदूक छीन लेता है। थीब डरकर अपने भाई के पास चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मर्जी और एडवर्ड को रोमन वेल तक पहुँचना है, जहाँ उन्हें अरब रिवॉर्ड के कुछ लोग मिलेंगे और उसके लिए इन्हें किसी गाइड की जरूरत होती है। यहाँ पर इन्हें एक आदमी बताता है रोमन वेल पिलग्रिम्स के रास्ते में, पर जब से ऑटोमन रेलवे आया है तब से लोगों ने उस रास्ते का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त डाकू नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। मर्जी के रिक्वेस्ट करने पर शेख मर्जी से कहता है कि हुसैन उन्हें रोमन वेल तक पहुँचा देगा। थीब ये सब छुपकर सुन रहा होता है। इसके बाद ये तीनों अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अपने भाई को जाता देख थीब काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने भाई के साथ इस सफर पर जाना चाहता था। अब जब वो थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो थीब अपने गधे पर बैठकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। उसे जाते जाते शाम हो जाती है, पर हुसैन उसे कहीं नहीं दिखता। यहाँ तक आते आते थीब का गधा भी थक चुका होता है, इसीलिए वो उससे उतरकर उसे खींचने लगता है, लेकिन गधा आगे नहीं बढ़ता। वो गधे को खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए थीब उसकी रस्सी छोड़कर वहाँ से अपने भाई की खोज में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाके उसे ऊंट के ताजे पैरों के निशान दिखते हैं। थीब उन्हीं पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सफर करने के बाद आगे रेगिस्तान खत्म हो जाता है और आगे सिर्फ बंजर जमीन होती है, यानी कि वो जिन ऊँटों के निशानों को फॉलो करते हुए यहाँ तक आया था वो अब दिखना बंद हो गए। मतलब कि अब थीब को खुद ही डिसाइड करना होगा कि उसे किस तरफ जाना है। थीब को यहाँ पर चलते चलते अब अंधेरा होने वाला होता है कि तभी उसकी नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। थीब जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई हुसैन और उसके साथी होते हैं, यानी मर्जी और एडवर्ड। अगली सुबह मर्जी और एडवर्ड के बीच में बहस चल रही होती है कि वो थीब को अपने आगे के सफर में ले या नहीं, क्योंकि आगे काफी खतरा है। दरअसल इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थीब वापस कैसे जाएगा। अगर हुसैन अपने भाई को वापस कैंप ले गया तो वो दोनों अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए इनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिवाय थीब को अपने साथ ले जाने के। अब ये सब एक वैली से होके गुजरने लगते हैं और आगे एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का खतरा है। लेकिन एडवर्ड को किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। रात को ये एक जगह रुक जाते हैं
हैं। थीब एडवर्ड की वॉच को देखने लगता है जिसमें उसकी वाइफ की तस्वीर लगी हुई होती है। वो चाहकर भी उससे कुछ पूछ नहीं सकता क्योंकि ना ही एडवर्ड को थीब की लैंग्वेज समझ आती है और ना ही थीब को एडवर्ड की। इसके बाद मर्जी गाने गाने लगता है जिसे सुनकर ये सभी वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह दोबारा ये अपना सफर शुरू करते हैं। इनका गर्मी से बहुत ही बुरा हाल होता है, साथ ही सफर भी काफी लंबा है। अब काफी दूर चलने के बाद इन्हें 6 लोग ऊंट पर सवार दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ये सब रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जगह सेफ नहीं है, ये डाकू भी हो सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे ये एक जगह स्टे करते हैं जहाँ पर हुसैन खाने के लिए रोटियां पका रहा होता है। थीब की नजर अभी भी एडवर्ड के संदूक पर होती है क्योंकि वो उसे खोलकर देखना चाहता है कि आखिर उसके अंदर क्या है। वो अपने भाई से पूछता है कि जब भी मैं उस संदूक को छूने की कोशिश करता हूँ तो एडवर्ड को गुस्सा क्यों आता है। उसका भाई उसे बताता है कि वो उस संदूक में उसका सोना रखते हैं। इसके बाद जब थीब उसके संदूक के पास जाता है तभी एडवर्ड उसे धक्का देकर वहाँ से हटा देता है जिससे हुसैन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी एडवर्ड के साथ हाथापाई हो जाती है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके भाई को हाथ लगाए। तभी यहाँ पर मर्जी आता है और इन दोनों को शांत करता है। हुसैन भी थीब को समझा देता है कि वो दोबारा उस संदूक को हाथ ना लगाए। इसके बाद ये आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी उस रोमन वेल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल मर्जी के साथ ही यहाँ पर उससे मिलने आने वाले होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर डाकुओं का खतरा भी होता है, इसीलिए हुसैन और मर्जी अपने चारों तरफ नजर रखने लगते हैं। अब एडवर्ड यहाँ पर कुएं से पानी निकालकर अपना मुंह धोने लगता है, पर तभी अचानक वो देखता है कि पूरा पानी खून से लाल हो चुका है। जब ये सब कुएं के अंदर देखते हैं तो अंदर 2 लाशें पड़ी होती हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये डाकुओं का काम है और अभी भी इन पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें कुछ लोग ऊँटों पर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये मर्जी के आदमी नहीं होते हैं क्योंकि मर्जी ने उनसे इशारों में सिग्नल मांगा और उसका उसे कोई जवाब नहीं मिला होता। यहाँ इन्हें समझ में आ जाता है कि ये लुटेरे हैं। ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। रात को एक जगह ये रुक जाते हैं क्योंकि बाहर काफी तेज रेतीला तूफान चल रहा होता है। इसके बाद मर्जी और एडवर्ड के बीच में एक बार फिर से बहस होने लगती है। एडवर्ड कहता है कि हम इन दोनों को और अपने साथ नहीं ले जा सकते। मर्जी कहता है कि वो उन्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर अपनी जवाबदारी पर लाया है। थीब और हुसैन इन दोनों की कोई भी बात नहीं समझते क्योंकि ये दोनों इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अगली सुबह मर्जी और एडवर्ड वहाँ से निकल रहे होते हैं। हुसैन के पूछने पर मर्जी उसे बताता है कि उनका सफर यहीं तक था, अब वो अपने कैब वापस लौट सकते हैं। यानी कि एडवर्ड ने मर्जी को कन्विंस कर लिया कि वो आगे का सफर अकेले ही तय करेंगे। उनके जाने के बाद हुसैन अपना सामान पैक करने लगता है। दरअसल वो भी उनके साथ जाना चाहता है क्योंकि उसे पता है एडवर्ड और मर्जी इस भीड़ में खो सकते हैं और ना ही उन्हें यहाँ की अच्छे से जानकारी है क्योंकि ये अगर इस रेगिस्तान में भटक गए और इनको सही रास्ता ना मिला तो ये प्यास की वजह से मारे जाएंगे। थीब उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन थोड़ी बहस के बाद थीब आखिरकार मान जाता है और एक बार फिर से ये दोनों के दोनों एडवर्ड और मर्जी के पास पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे कुएं के पास पहुंचते हैं। ये सब के सब बहुत ही प्यासे हैं। जैसे ही एडवर्ड कुएं से पानी निकाल कर पीने लगता है तभी अचानक एक गोली आकर एडवर्ड के सीने में लगती है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर ये दोनों भाई और मर्जी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दरअसल ये वही लुटेरे हैं जिनका इनको डर था, जो उनको फॉलो करते हुए इन तक पहुंच चुके हैं। मर्जी जाकर एडवर्ड की बॉडी को खींचने लगता है कि शायद एडवर्ड अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी अचानक एक गोली आकर मर्जी के सर में लगती है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ हुसैन और थीब बचे हैं और अब इनका यहाँ से बचकर निकल पाना काफी मुश्किल है क्योंकि जहाँ पर इनके ऊँट खड़े होते हैं वहीं पर भी लुटेरे खड़े होते हैं और बिना ऊँट के यहाँ से भागना यानी कि मौत को दावत देना। ये दोनों भाई भागकर चट्टानों के ऊपर चढ़ जाते हैं और हुसैन वहाँ से उन पर गोलियां चलाता है, जिससे 2 डाकू मारे जाते हैं। असल में डाकुओं ने इन दोनों को सरेंडर करने का कहा होता है, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया क्योंकि हुसैन को पता है कि सरेंडर करने पे ये इन दोनों को मार देंगे और अगर ये जिंदा बच भी गए तो बिना ऊँट के ये अपना सफर तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेगिस्तानी सफर बिना ऊँटों के नहीं किया जा सकता। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और देखते ही देखते पूरी वैली में एक सन्नाटा छा जाता है। उन लुटेरों की आवाज उन्हें ऊपर तक सुनाई दे रही होती है। रात को हुसैन थीब से कहता है कि अगर यहाँ मुझे कुछ हो जाए तो तुम चट्टानों के ऊपर चले जाना और खतरा टलने के बाद तुम कुएं के पास इंतजार करना, वहाँ पर कोई ना कोई मुसाफिर उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। दरअसल हुसैन को ये अच्छे से मालूम है कि ये डाकू उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसने उनके 2 आदमियों को मारा है। साथ ही डाकुओं ने इनकी लोकेशन भी देख ली है कि ये कहाँ पर छुपे हैं, इसीलिए वो अपने भाई को समझा रहा होता है। तभी अचानक वो डाकू उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। वो थीब को लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी अचानक हुसैन को गोली लग जाती
जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। थीप वहाँ से भागने लगता है और अंधेरा होने की वजह से उसे कुएं का पता नहीं चलता और वो उसी कुएं में गिर जाता है। लेकिन वो कुएं की रस्सी पकड़ लेता है और उसके सहारे लटक जाता है। एक डाकू ने उसे देख लिया था और वो कुएं के अंदर कई गोलियां चलाता है, लेकिन पत्थर की आड़ की वजह से थीप को एक भी गोली नहीं लगती। इसीलिए वो उस कुएं की रस्सी को काट लेते हैं, जिससे वो अगर जिंदा बच भी गया तो वो बाहर भी ना निकल पाए। थीप किसी तरह से चट्टान के सहारे कुएं में लटका रहता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। अब थीप कुएं से निकलने की कोशिश करता है और वो चट्टान के सहारे किसी तरह से ऊपर आ जाता है और थक कर कुछ देर वहीं लेट जाता है। काफी देर बाद थीप को होश आता है और वो अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन हुसैन की रात को ही मौत हो चुकी थी। उसकी बॉडी उससे कुछ ही दूरी पर पड़ी होती है। थीप अपने भाई की लाश को देखकर बहुत ही रोने लगता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ही प्यार करता था। वो अपने बड़े भाई के लिए ही यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। थीप काफी देर तक अपने भाई की लाश के ऊपर लेटा रहता है और कुछ ही देर के बाद वो उसे वहीं पर ही दफना देता है और एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख देता है। थीप को वहाँ बैठे बैठे ही शाम हो जाती है। उसे वैली में अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है। दरअसल ये आवाजें वहाँ रहने वाले जानवरों की होती है, जिसे थीप डर जाता है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। वो पूरी रात ऐसे ही डर के माहौल में गुजारता है। अगली सुबह जब थीप की आँख खुलती है तो वो नीचे आ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्यास लगी होती है, पर वो चाह कर भी पानी नहीं पी सकता, क्योंकि उन लुटेरों ने उस कुएं की रस्सी काट ली थी। साथ ही सभी ऊँट और सामान को भी ले गए होते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसकी नजर सामने से आते हुए एक ऊँट पर पड़ती है। जब वो उस ऊँट के पास जाता है तो उसके ऊपर एक जख्मी आदमी होता है और ये आदमी और कोई नहीं, इन्हीं लुटेरों में से एक होता है। ये लुटेरा बेहोश होता है। थीप किसी तरह से ऊँट को नीचे बैठाता है और उस लुटेरे को नीचे गिरा देता है। तभी थीप देखता है कि उसके पास रस्सी है जिसमें वाटर बैग भी लगा हुआ होता है। वो उस रस्सी से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझाने लगता है। वो लुटेरा अभी भी बेहोश होता है। थीप यहाँ से ऊँट को लेकर निकलना चाहता है, लेकिन उसे ऊँट की सवारी नहीं आती। वो काफी कोशिश करता है, लेकिन ऊँट अपनी जगह से नहीं हिलता। यहाँ पर थीप उस लुटेरे के सभी बैग्स को चेक करता है, जिसमें उसे एडवर्ड का संदूक भी मिलता है, जिसे लेकर थीप काफी क्यूरियस था। अब इसके बाद रात होने वाली होती है। थीप वहाँ पत्थरों से आग जलाता है, क्योंकि रेगिस्तान में रात को ठंड काफी बढ़ जाती है। अगली सुबह जब थीप की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उस लुटेरे को होश आ गया है। वो उसी की तरफ ही देख रहा होता है। दरअसल ये लुटेरा काफी जख्मी होता है, जिस वजह से वो चल नहीं सकता। थीप जब उसके पास जाता है तो वो लुटेरा उससे पानी मांगता है। थीप वाटर बैग में उसे पीने के लिए पानी देता है, लेकिन साथ ही वो डर रहा होता है कि कहीं ये लुटेरा उसकी भाई की तरह उसकी भी जान न ले ले। असल में ये वही लुटेरा होता है जिसने रात को उसके भाई के ऊपर गोली चलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। थीप उसकी गन छीन कर उसी पर ही पॉइंट कर लेता है। थीप उसे चाहता तो वहीं पर ही मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो लुटेरा उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और मदद के लिए आवाजें देने लगता है, लेकिन इस बंजर इलाके में कोई भी नहीं होता। वो लुटेरा उसे चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद वो वहीं पर ही लौट आता है। रात को वो लुटेरा घिसटते हुए उसके पास आता है। वो थीप को यकीन दिलवाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो लुटेरा उसे अपना नाम हसन बताता है, लेकिन थीप को उस पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके रखता है। वो थीप से कई सवाल पूछता है। वो कहता है कि तुम यहाँ उस ब्रिटिश आदमी के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन थीप उसके एक सवाल का भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह जब थीप सो रहा होता है तो वो लुटेरा उससे बंदूक छीन लेता है, पर वो उस पर गोली नहीं चलाता। लेकिन थीप फिर से सो जाता है, यानी कि अब उसे इस लुटेरे पर भरोसा है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ देर बाद थीप रोटी बनाता है, जिसमें से आधी रोटी वो उस लुटेरे को भी देता है। साथ ही उसे वार्निंग भी देता है कि वो उसे धोखा देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। इसके बाद वो लुटेरा अपने खंजर की मदद से अपने पैर में लगी गोली को निकालता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता, इसीलिए वो थीप से मदद मांगता है। थीप किसी तरह से उसके पैर से गोली को निकाल देता है। वो थीप को खंजर गर्म करके लाने को कहता है। साथ ही वो उसे गन भी वापस दे देता है कि अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो उसका सामना कर सके। इसके बाद वो गर्म खंजर को अपनी चोट पर लगाता है, जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। थीप वही बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करता है।
कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। उसके पास एडवर्ड के सिगरेट्स और लाइटर भी होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके लुटेरे साथियों ने ही उसे धोखा दिया। वो उसे जख्मी हालत में यहाँ छोड़कर चले गए। अगले दिन ये अपने सफर पर जाने की तैयारी करते हैं। थीब अपने भाई से आखिरी अलविदा कहता है। इसके बाद वो ऊँट पर बैठकर उसे लुटेरे के साथ निकल जाता है। इन्हें सफर में चलते चलते रात हो जाती है। यहाँ पर रात होने के बावजूद भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है। ये वेस्ट की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। अगली सुबह ये खुद को ऑटोमन रेलवे ट्रैक के पास पाते हैं और वो उसी रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लुटेरा उसे बताता है कि यही रेलवे ट्रैक उनकी बर्बादी की वजह है, जो कि अंग्रेजों ने बनाया है। इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल पिलग्रिम्स और ऑटोमन सोल्जर्स करते हैं। जो सफर ऊँटों पर महीनों में तय किया जाता था, अब वो सफर एक हफ्ते में तय किया जा सकता है। अब रास्ते में उन्हें वहाँ पर कुछ अरब्स मिलते हैं जो ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ये सभी एक ब्रिटिश ऑफिसर की तलाश कर रहे होते हैं, जिसके साथ मिलकर इन्होंने रेलवे स्टेशन पर अटैक करने का प्लान किया था। दरअसल वो ब्रिटिश ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड होता है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। ये उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। हसन यानी कि लुटेरा उनसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं एक गाइड हूँ जो मक्का जाने वालों को सही रूट दिखाता हूँ। वो उससे पूछते हैं कि मुसाफिर कौन है, तो वो बताता है उसके पीछे बैठा लड़का ही मुसाफिर है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि मक्का उसकी बिल्कुल उलट तरफ है, तुम गलत रास्ते से सफर कर रहे हो। यहाँ पर जो उसके पास ब्रिटिश गन होती है वो उसे देख लेता है, जिसे इन्हें इन पर शक हो जाता है। हसन उन्हें बताता है कि ये गन उसने इजिप्ट से खरीदी थी, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते। वो उस बारे में थीब से पूछते हैं कि क्या कहीं उसने ब्रिटिश ऑफिसर को कहीं आसपास देखा है, लेकिन थीब इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद ये अरब रिवर्ड ग्रुप के लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। रात को ये दोनों एक जगह स्टे करते हैं। हसन थीब को अपने सफर से जुड़े कई किस्से सुनाता है। वो कहता है कि वो पूरा अरब वर्ल्ड घूम चुका है। थीब अब हसन के साथ खुद को सेफ महसूस करता है, लेकिन उसे अपने भाई की मौत का बहुत दुख है। अगली सुबह ये उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर काफी लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर से जंग लड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। हसन अपनी गन को ऊँट के थैले में रख देता है और थीब को वहीं बाहर इंतजार करने को कहता है। अंदर वो ऑटोमन ऑफिसर से मिलने जाता है। थीब भी उसके पीछे जाता है। हसन उस ऑफिसर को कुछ सामान देता है, जो कि एडवर्ड का कीमती सामान था, जैसे कि वॉच और कुछ दस्तावेज और वो लकड़ी का बॉक्स, जिसको खोलने के लिए थीब क्यूरियस था। जब वो ऑफिसर उस बॉक्स को खोलता है तब वो देखता है कि उसके अंदर एक डेटोनेटर है, यानी कि उस बॉक्स के अंदर एक तरह का डायनेमाइट था, जिससे वो रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाले थे। और ये बॉक्स लेकर एडवर्ड अरब रिवर्स के पास जा रहा था, लेकिन उसे आने में देर हो गई, जिस वजह से सभी सोल्जर्स मारे गए। एडवर्ड इसीलिए थीब को बॉक्स छूने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें एक डायनेमाइट था। जब वो ऑफिसर उससे पूछता है कि ये सारी चीजें तुम्हें कहां से मिली, तो हसन एक बार फिर से झूठ बोलता है। वो कहता है कि ये सब उसने इजिप्ट से खरीदा था। अब वो ऑफिसर उसे इस सामान के बदले कुछ चांदी के सिक्के देता है। वो ऑफिसर थीब को भी अपने पास बुलाता है। वो उसे एक चांदी का सिक्का देना चाहता था, लेकिन हसन उस ऑफिसर को मना कर देता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है। यहाँ पर थीब को पता चलता है कि हसन कितना मक्कार और धोखेबाज किस्म का इंसान है। वो ऑफिसर फिर भी थीब को सिक्का देना चाहता है, लेकिन थीब सिक्का लेने से मना कर देता है और सभी सिक्के हसन ले लेता है। इसके बाद थीब बाहर आकर ऊँट के थैले से गन निकाल लेता है और हसन के बाहर आने का इंतजार करता है। हसन सिक्के गिनते हुए बाहर आता है और जब वो सामने देखता है तो थीब उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा होता है। हसन समझ जाता है कि इस बार उसकी मौत पक्की है और तभी थीब उस पर गोली चला देता है और हसन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। दरअसल थीब अपने भाई की मौत के सदमे से अभी भी उबर नहीं पाया था, इसीलिए वो हसन को मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। जब वो ऑफिसर बाहर आता है तो थीब उसे बताता है कि इस आदमी ने उसके भाई को मारा था। इसके बाद वो ऑफिसर थीब को वहाँ से जाने का कहता है। वो उस ऊँट पर सवार होकर उस बियड़ में निकल पड़ता है। उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किस तरफ जाए। वो अपने कैंप भी नहीं लौट सकता, क्योंकि वहाँ भी अब उसका कोई नहीं है। वो सामने बड़े रेगिस्तान की तरफ देखने लगता है और इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना।